सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग दशम का जो भी आपको जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव भी आई होंगे। और ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि आप पहले वीडियो आप देखे हैं सोशल साइंस का, तो उसमें बताया जा चुका है कि एक क्वेश्चन के जितने सारे मतलब कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ होंगी, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन लाया गया ये किसके लिए है? साइंस के लिए है। ठीक है, एक तरफ आपको सोशल साइंस का मिलता रहेगा और दूसरी तरफ क्या मिलता रहेगा आपको? साइंस का। ठीक है, फिर बीच में आपको हिंदी का डाला जाएगा, संस्कृत का डाला जाएगा, मैथ का भी डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो फिजिक्स का पहला पार्ट आपका कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है पहला क्वेश्चन, कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ। कैसा जी? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण ये हो गया। ठीक है, इसके एक हिस्से को क्या किया जाता है? कलई किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी खोखले गोले शीशे का भाग होता है, तो शीशा क्या होता है जी? पारदर्शी होता है। शीशा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस पे कलई किया जाता है, इसको अपारदर्शी बनाने के लिए। क्यों कलई किया जाता है? अपारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा देर में पढ़ा जाएगा कि आप इससे भी क्या क्वेश्चन बनता है। तो अभी पहले इसको डील कर लिया। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन सतह, तो परावर्तन सतह हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो ये अवतल दर्पण का ये परावर्तन सतह हो गया, इसी से प्रकाश टकरा कर जाएगी। ठीक है, कि वृत्ताकार सीमा को यहाँ पे लिख रहा है, थोड़ा सा हम ये लिख दें, दिखाई नहीं दे रहा है, परावर्तन सतह की वृत्ताकार सीमा। ठीक है, यहाँ से हटाते हैं इसको। क्या करें? गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह ही हो गया कि वृत्ताकार सीमा। तो वृत्ताकार सीमा यही ना हो गया जी, वृत्ताकार सीमा। तो वृत्ताकार सीमा का व्यास, तो जैसा कि आप जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? तो खोखले गोले का, यानी गोला हो गया। इस गोले को जब ऐसे काट दिया जाता है और परावर्तक सतह इधर वाला होता है, तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। जब यहाँ से ऐसे काट लिया जाता है, जब आपको यहाँ से ऐसे काट लिया जाएगा, तो जब ये अंदर वाला परावर्तक सतह होगा, धंसा हुआ परावर्तक सतह होगा, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि दर्पण के परावर्तक सतह, क्या कर रहा है कि दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा, ये वृत्ताकार सीमा हो गई। ठीक है, ये वृत्ताकार सीमा हो गई। वृत्ताकार सीमा का व्यास, आपका व्यास कौन सा हो गया? ये बीच वाला व्यास हो गया। ठीक है, व्यास क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको हो जाएगा केंद्र, बीच वाला हिस्सा में क्या हो जाएगा? केंद्र। और केंद्र से यहाँ और दर्पण के जो मध्य बिंदु, दर्पण ये आपका दर्पण हो गया। मान लेते ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है आपको? ये अवतल दर्पण है, जैसे कि हमने नाम लिखा है। तो अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु और केंद्र, इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। जैसे कि हम लोग गोला में त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? त्रिज्या को छोटा आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? बड़ा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? बड़ा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा? ये आपको ये हो जाएगा क्या? इसी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यही आपका यही ना पूछ रहा है कि व्यास क्या कहलाता है? व्यास क्या कहलाता है जी? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, जो व्यास होता है यानी व्यास का आधा वाला हिस्सा, इसमें थोड़ा सा मिस किया है कि वृत्ताकार सीमा रेखा की जो व्यास होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया हुआ था आपको कि व्यास दे दिया था, तो व्यास का आधा वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, व्यास का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। या कह देगा वृत्ताकार सीमा रेखा की त्रिज्या क्या कहलाती है? तब आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, व्यास पूरा वाला हिस्सा हो गया, लेकिन इसके बीच वाले हिस्सा से जो ये टूट कर बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो रहता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और दर्पण के लिए क्या हो जाती है? वक्रता त्रिज्या बड़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया। तो आपको बता रहे थे दर्पण के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ से देखते चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखते चलते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल, वैसे तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कि एक समतल होता है, और एक क्या होता है? गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है। ठीक है, फिर गोलीय का 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल होता है, बड़े स्तर पे बांटेंगे तो। ठीक है, एक अवतल होता है और एक क्या होता है?
उत्तल होता है। ये बड़े स्तर पे बात है, इसलिए अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह ये धंसा हुआ देख रहे हैं, जैसे अपने हाथ को मोड़िएगा तो जो धंसा हुआ रहेगा, जिधर मतलब कि आप गेंद को बिकते हैं पकड़ते हैं तो वह अवतल हो जाएगा। और वहीं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी इसके धंसे हुए भाग की तरफ कलाई करेंगे तो उभरा हुआ, तो ये क्या होता है, ये उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, फिर अब ये आपको कलाई करने के बारे में बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये दर्पण हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कलई करते हैं। यहाँ पे अब कलई करते हैं। कलई इसलिए करते हैं कि इसको क्या करने के लिए, अपारदर्शी बनाने के लिए, अपारदर्शी बनाने के लिए या प्रकाश को सोखने के लिए। अपारदर्शी बनाने के लिए मतलब क्या, प्रकाश को सोखने के लिए। प्रकाश को सोखने के लिए नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपारदर्शी बनाने के लिए कि प्रकाश इससे पार नहीं जा सके। क्यों, अगर पार चला जाएगा तो फिर परावर्तन नहीं होगा। हमको क्या करना है, इसे परावर्तन करें। परावर्तन करने के लिए क्या होना चाहिए कि यह अपारदर्शी होगा, तभी ना प्रकाश ऐसे आएगा और टकरा कर लौट जाएगा। प्रकाश की किरण ऐसी आएगी और टकरा कर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, तो ही क्या होगा, परावर्तन होगा। तो अपारदर्शी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कलई करते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि कलई किससे किया जाता है, तो कलई किया जाता है चांदी से। किससे कलई किया जाता है, चांदी से कलई किया जाता है। लेकिन चांदी का पतला परत चढ़ाया जाता है, क्योंकि चांदी महंगा होता है। चांदी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता, उसका मूल्य ज़्यादा होता है चांदी का, इसीलिए चांदी की जो होती है पतली परत चढ़ाई जाती है। कैसी परत चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है। फिर जब पतली परत चढ़ाई जाएगी तो इस पतली परत को चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, रजतित करना। क्या कहा जाता है, रजतित करना। ध्यान से सुनते रहिएगा, सारी चीज़ों को सुनते रहिएगा। फिर जब चांदी की पतली परत चढ़ाएगी तो हो सकता है कि खरोंच लगने पर, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर खांचा लगने पर, घिसटाने पर क्या हो जाएगा, परत तो उतर जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, चांदी का परत चढ़ाने के बाद उस पर से कलर कर दिया जाता है। कलर कर दिया जाता है। तो कलर करने के क्या होता है कि जो खोज खाँच लगने वाला होता है उससे जो झड़ने की संभावना होती है वो खत्म होती है। और चांदी क्या करती है, एक अच्छा परावर्तक, चांदी क्या, एक तो परावर्तक थी, आपको अपारदर्शी का काम करेगी कि अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देगी। और दूसरा, चांदी आप देखें, चांदी कैसा होता है, सफ़ेद होता है। परावर्तन का जब आप पढ़े होंगे तो परावर्तन के लिए आप लोग पढ़ेंगे, परावर्तन उस सतह से परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा जो सतह क्या होगा, ज़्यादा चमकीला होगा। तो चांदी वाइट होता है तो उससे सतह का क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा और अपारदर्शी का भी काम कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चांदी को ही आपको परत चढ़ा के उसे रजतित करते हैं। लेकिन चांदी महंगा होता है तो उसका एक कहावत सुने ना कि जितना का बउआ ना उतना का झुनझुना। तो इसीलिए चांदी का एकदम बिल्कुल चांदी की पतली परत चढ़ाई जाती है और उसको प्रोटेक्शन के लिए फिर से उस पर किसी कलर का लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो इतना चीज़ समझ चुके हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अगर आपको गुण मालूम होगा दर्पण से या दर्पण होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया कितने सारे दर्पण हैं, समतल, एक है समतल, ठीक है, दूसरा क्या है, अवतल, ठीक है, एक समतल एक अवतल, तीसरा क्या है, उत्तल, ठीक है, 3 हो गए। देखिए अब बात करते हैं, जी हाँ सॉरी, क्या देखें हम लोग जी, हम लोग समतल देखे हैं, ठीक है, दूसरा देखे हैं उत्तल या अवतल, ये देखिए अवतल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपको क्या बात करते हैं कि कैसे क्या बनाता है। जिस समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में आप जानते हैं, समतल का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर बनाता है। क्या करता है, वस्तु के बराबर बनाता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर बनाएगा। तो जब प्रतिबिंब बनने के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छा एक बार उसको अलग से कर लेंगे। अलग से करने में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। सहूलियत क्या होगी कि आप मतलब कि आसानी से ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अंतर समझ के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो समतल कैसा बनाता है, प्रतिबिंब बराबर बनाता है, ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, देखते हैं उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल दर्पण बनाएगा छोटा, आप लोग जानते होंगे क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आपके ध्यान में हो तो आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये बराबर भी बनाता है। विशेष कंडीशन है जहाँ पे क्या करता है, बराबर बनाता है। कब, ध्रुव पर, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, बराबर बनता है। अब आइए अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा की तरफ क्या चलते हैं,
तो ये देखिए ये कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, बड़ा बनाता है, बराबर बनाता है, और क्या बनाता है, छोटा बनाता है। यानी अवतल लेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, यानी बड़ा प्रतिबिंब तो केवल इसमें कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि प्रतिबिंब के बारे में कुछ गुणों का अध्ययन कर लिया जाए। ठीक है, तो आइए देख रहे थे क्या था कि आपको अवतल के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है, अवतल के बारे में। ठीक है, तो अवतल के बारे में हम बता रहे थे, इसको ऐसे ही मिटा देने दीजिए, सॉरी समतल के बारे में। तो समतल के बारे में क्या बताया गया था, समतल का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। समतल का प्रतिबिंब क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, बराबर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, चलिए किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान से सुनिएगा, वस्तु के बराबर और दर्पण के पीछे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपको बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। ध्यान से सुनते चलिएगा, समतल दर्पण के ये तो बताइए दिए जी, बराबर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बराबर बनता है। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, बराबर तो ही गया। क्या बनता है, सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। ये कलर थोड़ा सा लाइट नहीं है इसमें, चलिए इधर आइए देखते हैं। सीधा बनता है, और इसका क्या है कि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। ठीक है, क्या हो गया, बराबर, दर्पण के पीछे, सीधा। जो प्रतिबिंब सीधा होगा वह क्या हो जाएगा भैया, आभासी हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब सीधा होगा वह क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब एक बात करते हैं कि वस्तु दर्पण से जितना पीछे रहेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही आगे बनेगा। वस्तु दर्पण से जितना पीछे उतना ही आगे। बस आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, पीछे, जितना पीछे उतना आगे। ठीक है, जगह का कम है भैया, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, जितना पीछे उतना आगे। और अभी सबसे आपको इसका सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको विशेषता बताने जा रहा हूँ। कौन से प्रतिबिंब दर्पण का, समतल दर्पण का। ठीक है, ये जितना गुण बता दिएगा, अब एक और विशेषता बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कैसा होता है जी, पार्श्विक, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा करने का मतलब क्या, दायां का बायां और बायां का दायां, दायां का बायां, बायां का दायां। आप देखिएगा जब जाइएगा आईना के सामने, आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा क्या हो गया, बायां हाथ ऊपर हो गया। तो ये आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब में बनने वाली विशेषताएं हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा, वस्तु दर्पण के पीछे, सॉरी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा, वस्तु के आकार का बराबर बनता है, और ये पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु दर्पण के जितना ही आगे होगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्लियर करते हैं। क्या है जी, कि अब आता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन मान, आवर्धन मान क्या हो, ऋणात्मक हो, आवर्धन मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा। क्या प्रतिबिंब होगा उसका, वास्तविक और उल्टा। देखिए इसको समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से। किसे सूचित करते हैं, एम से। इसका फॉर्मूला होता है एच डैश बाई एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब आइए, अब आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा जगह में बना रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ये दर्पण हो गया। ठीक है, ये दर्पण का मध्य बिंदु हो गया, ये दर्पण का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया आपको। ठीक है, ये दर्पण का मध्य बिंदु, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि ध्रुव के इधर बाएं तरफ जाने पे क्या होता है, ऋणात्मक, दाएं तरफ जाने पे क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगा, धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे हैं कि
एम का मान, किसका मान देख रहे थे, एम का मान देख रहे थे, ठीक है। तो आइए एम बराबर इसका कर रहा है माइनस, ठीक है। तो वो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है कि नीचे होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है कि नीचे होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। तो ऊपर होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये आवर्धन का मान आपको क्या दिया, माइनस दिया, क्या दिया, माइनस दिया है। और बट्टे में इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के क्या करते हैं आपको जी, आवर्धन क्या दिया है, आवर्धन बोला ऋणात्मक, तो आवर्धन ऋणात्मक है तो यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु का ऊंचाई धनात्मक होता है, वस्तु का ऊंचाई कहाँ होता है, ये मुख्य अक्ष के, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नीचे पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तब ना निगेटिव होगा, निगेटिव भागा पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होगा, पॉजिटिव भागा पॉजिटिव रहता तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी मतलब साफ है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब के साथ चिन्ह आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा, प्रतिबिंब के साथ जो चिन्ह आएगा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि प्रतिबिंब के साथ जो चिन्ह आया वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस होने के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे, किधर जाएंगे, मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस। तो देखिए मुख्य अक्ष के जो नीचे बनता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं आपको पूरे विस्तृत स्तर पे समझाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है, आपका क्या हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण करा, तो पहले हम लोग उत्तल दर्पण लेंगे, ये उत्तल दर्पण हमने ले लिया, क्या ले लिया, उत्तल दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की जिसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका फोकस किधर होता है। तो इसका फोकस भैया इधर होता है, क्योंकि जब इस पे किरणें आती है तो ये उभार होने के कारण किरणें ऐसे परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो लगता है उत्तल दर्पण में कि इधर से किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस इधर होता है, फोकस किधर होता है, इधर होता है। और इधर ही क्या होगा, इसका वक्रता त्रिज्या आर होगा, ठीक है, क्या होगा, वक्रता त्रिज्या आर होगा। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आर बराबर एफ बराबर क्या होगा, r/2, क्योंकि हमको आर दिया हुआ है, ठीक है। एफ बराबर क्या होगा, r/2, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको ये फॉर्मूला हो गया। फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, ठीक है। तो हमने फोकस आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको दिखा सकें कि यहाँ पे इसका दिशा में इसका चिन्ह कैसा होगा। ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के दाएं तरफ जाते तो कैसा चिन्ह आता है, ध्रुव के दाएं तरफ जाते हैं तो भैया पॉजिटिव का चिन्ह आता है, क्या आता है, पॉजिटिव। यानी इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव 32 यानी +32/2 कट कीजिएगा, कितना आएगा, +16, +16 कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो कि मैं कली से कली को जोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, यानी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप किताब को नहीं पढ़े हैं एक एक लाइन। तो अगर आपको इस चीज़ का अनुभूति होता होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, ना कुछ तो कम से कम हार्ट का साइन जरूर भेज सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। वैसे आप देखेंगे कि अक्सर मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इन सारी चीज़ों पे, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी कुछ आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आइए, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं, परावर्तन के नियम 2 होता है। क्या क्या होता है कि आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर पहला, तो देखिए पहला इसका होता है कि आपतित किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित कोण हो गई। ये जो कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है आपतन कोण। देखिए पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जगह के दिक्कत से हो जा रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं यहाँ पे कि आपतन कोण किससे कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या बताएं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम का दो नियम होता है। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, और परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आपतन कोण भैया परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्यान से दीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। ये मेरा हो गया आपको अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका ध्रुव से जाने वाली देखा हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ये यहाँ पर मान लीजिए कि किरण ऐसे आपतित हो रही है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और यहाँ से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, आने वाली के लिए ऐसे साइन दीजिएगा, जाने वाली के लिए ऐसे साइन दीजिएगा। ठीक है, तो बात कहा जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा, बात ये कहा गया है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों क्या होता है, एक प्लेन में होता है, एक प्लेन एक समतल में होता है। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या, कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, उसी तरह ये परावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यही ना दोनों बराबर था, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया था, यानी आई बराबर कोण आर। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये डाटा वाला है, इसमें बस आपको याद करना है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सॉरी 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया, हमसे गलती हुआ यहाँ पे, तो आप देखिएगा केवल 3×10⁸ नहीं देखना है, इसमें ये देखना है मीटर पर सेकंड भी देखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया संयोग, ये संयोग ही कहिए, जब आदमी मन से काम करता है ना तो सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलता है। मैं तो केवल यहाँ पे डाटा बताकर बढ़ने वाला था, लेकिन देखिए यहाँ पे यही मिस्टेक होता है कि आप केवल अंक देखते हैं, और आप ही क्या सभी कोई, जैसे मैं अभी गलती किया हूँ, तो देखना है, पूरा देखना है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण, तो प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किसका उदाहरण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, वहीं प्रकाश का चाल पूछा है कि प्रकाश का चाल कितना निर्वात में कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो प्रकाश का चाल आपको सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद किस में होता है, उसके बाद आपको जल में होता है, यानी द्रव में होता है, उसके बाद किस में होता है, उसके बाद आपको ठोस में होता है। ठोस में बिल्कुल कम होता है। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्वनि का प्रकाश सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, उससे कम जल में, उससे कम निर्वात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो मैं अभी आपको डिस्कस किया हूँ कि कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका आगे 9 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने उसी समय बताया था आपको, जब प्रतिबिंब की विशेषताएं बताते हैं, तो समतल में बराबर बनता है, उत्तल में बराबर और छोटा बनता है जब ध्रुव पे हो, और अवतल ऐसा दर्पण जिसमें बड़ा, बराबर और छोटा बनता है। तो बड़ा कब बनता है, बराबर कब बनता है, छोटा कब बनता है, ये भी जब अवतल दर्पण के गुण के बारे में पढ़ा जाएगा तो पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा तो आपको अभी बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें और सारे पार्ट है। अभी 24 मिनट का मात्र 9 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको देखेंगे फिर आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि अवतल दर्पण का गोलीय दर्पण फोकासतल और वक्रता त्रिज्या बीच क्या संबंध होता है, यही बताया था आपको। क्या होता है जी, या तो R बराबर F/2 या आपको सॉरी R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है, यहाँ पे बड़ा R होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन कहीं दिया है,
F बराबर R/2, F बराबर R/2। अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, छोटा आर दिया, बड़ा आर देना चाहिए था इसको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। सर्च लाइट में क्या होता है? आपको दूर तक वस्तु को देखना होता है। कहाँ तक देखना होता है? दूर तक वस्तु को देखना होता है। इसीलिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किसको रखते हैं आप? किसको रखते हैं आप? अवतल दर्पण को रखते हैं। क्यों रखते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं दीजिएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती है वह समानांतर हो जाती है। वह क्या होती है? समानांतर हो जाती है। जब इसमें फोकस पे रख दिया जाता है वस्तु को, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकली समानांतर निकलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि समानांतर निकलने वाली किरणें क्या होती है? दूर तक जाती है। और सर्च लाइट का मतलब क्या होता है? खोजी लाइट, मतलब खोज करने वाला। किसी चीज़ कोई गुम है, चाहे देखने के लिए चोर चाई चौकार है कि नहीं, तो इसके लिए सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फोकस पे वस्तु को रखते हैं, तो इसका जो किरणें निकलती है वो कहाँ जाती है? समानांतर जाती है, यानी दूर तक किरणें जाती है। इसीलिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लेंस और दर्पण में हमेशा ये रहता हूँ, दर्पण के बदले लेंस और लेंस के बदले दर्पण बोलता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप इस कमी को दूर कीजिए, मतलब इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। कह रहा है क्या 12 नंबर क्वेश्चन में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी, देखिए दाढ़ी छोटा छोटा बाल होता है, तो ऐसा दर्पण चाहिए हजामती के लिए या हजाम के लिए, जो क्या कर सकते छोटे छोटे बाल को भी निकाल सके। तो छोटा छोटा बाल कब निकलेगा? जब वो बड़ा कोई चीज़ करके दिखाएगा। तो कौन सा दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा आपको अवतल। क्या आंसर हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब फोकस दूरी f के बारे में तो आप जान गए, v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी और u क्या होता है उसके बारे में बता देना। वो दर्पण के ध्रुव से और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और दर्पण के ध्रुव से जहाँ वस्तु रखा रहता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में भी देखिए, बनने के लिए आपको उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनेगा, समतल दर्पण में केवल आभासी बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी और ये आपको आभासी वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक बार आपको प्रतिबिंब कैसे, कहाँ पे, कौन बनाएगा, कब बड़ा छोटा कब होगा, इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपको बोर्ड पे लेकर आऊँगा, वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि समतल और उत्तल ऐसा दर्पण जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल आभासी बनाता है, जबकि अवतल क्या है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है जी? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दर्पण के 6 समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के 6 गुणों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वास्तविक होता है, अभी कुछ देर पहले क्लियर हुआ है ना, वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक हो गया तो भैया होबे नहीं करेगा, क्योंकि आभासी होता है। यहाँ भी वास्तविक, तो बच गया डी। देखते हैं आभासी और बराबर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की जी क्या कर रहा है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है भैया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धित मतलब होता है का? आवर्धित मतलब क्या होता है भैया? आवर्धित मतलब होता है, ये भी ड्रामा कर रहा है, समझें, ये भी कह रहा है कि टाइम हो गया है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? मात्र एक दर्पण, अवतल दर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक और क्या होगा आपको? हरासित। काल्पनिक होगा, हरासित होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन विशेष कंडीशन होता है कहाँ पे? ध्रुव पे। तो अधिकतर क्या होता है? छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। और हरासित मतलब होता है छोटा। क्या होता है जी? छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ईंट क्या है? अरे भैया ईंट का है, उससे इजी क्वेश्चन होता है वो। ईंट का होता है अपारदर्शी पदार्थ होता है, क्योंकि ईंट से होकर प्रकाश का आवागमन नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। और एक है पारदर्शी। पारदर्शी का होता है जिसके आर पार होकर प्रकाश जा सके, जैसे शीशा। एक होता है पारभासी। पारभासी का होता है जिससे प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा आर पार जा सके, जैसे रक्त, आपको घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ कांच, या आप कह सकते हैं आपको
कागज, ठीक है, या कह सकते हैं तेल से भिगोया हुआ कागज, पेपर, ये सारे परभासी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। चमड़ा, चमड़ा भी क्या है, परभासी की तरह काम करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती प्रदीप्त है। कैसी वस्तु हमारी आंखें देख सकती हैं जिनसे क्या हो, प्रकाश हमारी आंखों के पास पहुंचे। तो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश क्या होता है, निकलता है। तो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम उसको क्या करेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड के चाल से आ रहा है। तो मनुष्य में दर्पण अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ तो देखिए दुगुना होता है जी। तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आप 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो केवल आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में। किस में हो जाएगा, अवतल दर्पण में। तो संयुग्मी फोकस क्या कहलाता है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। तो देखिए जहाँ पे किरणें, किस दर्पण में किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो अवतल दर्पण में किरणें परावर्तन के बाद, समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद क्या करती हैं, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो किस दर्पण मिलती हैं, अवतल दर्पण में। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका कि आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या कहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या तो क्या होता है जी, आर बराबर होता है 2f, यानी 20 गुना 2 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण कैसा होगा। तो देखिए सीधा और उल्टा, वो निकट रखे दूर रखे उससे मतलब नहीं है। जब दर्पण कह रहा है, और दर्पण में क्या कहा है कि सीधो बनता है और उल्टो बनता है। तो सीधा बनता है तो आभासी हो जाएगा ही, और उल्टा बनता है तो वास्तविक हो जाएगा। कौन दर्पण का गुण है, तो मात्र एक दर्पण का, अवतल दर्पण का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण कैसा होगा। तो देखिए सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो सीधा का मतलब भैया अभी बताएं क्या होता है, वो आभासी होता है। तो आभासी कौन कौन सा दर्पण बनाता है, तो एक समतल भी बनाता है, एक उत्तल भी बनाता है, और अवतल भी बनाता है। लेकिन अवतल का करता है, वास्तविक भी बनाता है। तो इसीलिए केवल का है, तो केवल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समतल और उत्तल आंसर होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन का आज डिस्कशन हुआ। फिर इसके अगले पार्ट में आएगा, पार्ट 2 में, तो उसमें आपको और सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो शुरू का एक चैप्टर के शुरू का जो क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया था 4-5 क्वेश्चन में, तो ज़्यादा समय लगता है। और बाद के वीडियो आते हैं तो उसमें चीज़ों को जान गया रहता है आदमी, इसीलिए क्या होता है उसमें कम समय लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप दूरी बना के रखिए लोगों से, मास्क पहने रहिए, समय पर अगर बाहर से आते भी हैं या जब भी खाना खाना हो तो हाथ धोकर ही खाएं। वैसे ये सारी चीज़ें अच्छी आदतों के सूचक हैं। अगर कोरोना हो या ना हो, ऐसे हम रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही क्या है, लाभकर है। तो कोरोना अपनी जगह पे है, और स्वास्थ्य के लिए पढ़ लिख रहे हैं तो एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों को लाना अपने में, ये अपनी जगह पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।